का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। कोई नहीं जानता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज भी संविधान बचाने की लड़ाई में। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के ऊपर पत्थर फेंकने वाले, कचरे फेंकने वालों का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसे झेलते लड़ते वाले आज भी हमारे आंदोलनों के नायक बने हुए। तो इस बात को याद रखिएगा कि आज भी इस देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ईडी और सीबीआई के सामने झुके नहीं, अपने चट्टान की तरह खड़े हैं कि हम कुछ भी हो जाएगा इनकी तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाने का दौर है। और मैं गुजारिश करके जा रहा हूं क्योंकि बाकी लोग भी अपनी बात कहेंगे। गुजारिश इस बात की, आज अगर हम यहां खड़े होकर के वही बातें दोहराएं, विश्वविद्यालय में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कैसे 13 पॉइंट रोस्टर आया, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी, वापस हो गया। और अभी जब ही 22 जनवरी के बाद यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि डी रिजर्वेशन करेंगे, जितनी सीटें एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेसर बनने की बचेंगी उनको अनरिजर्व बना देंगे ताकि उन पर सवर्ण प्रोफेसर नियुक्ति करें। और वो भी तब जब इस देश में 4% ओबीसी और अपने अनुपात से आधे से भी कम दलित और पिछड़े लोग प्रोफेसर बने। तो उनका एजेंडा क्लियर, अब इस देश के लोगों का एजेंडा क्लियर होना चाहिए। अगर उन्हें मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देना है तो फिर इस देश में आप क्या लड़ाई लड़ेंगे और कैसे बचाएंगे? अगर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के नाम पर वोट देना होगा तब शायद हम थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ करके कुछ बचाने की कोशिश करेंगे। और मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, एक बार वहां पर 11 भागवत कथाएं एक साथ हो रही हैं और हर जगह धर्म का माहौल बनाया हुआ है और वहां पर उनके एजेंडे में वो काम पर लग गए हैं। और हमारे लोग अभी गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं कि अच्छा बचाना है तो कैसे बचाना है। हमारे लोग कहते हैं कि इस पार्टी ने ये गलत किया हमारे साथ, उस पार्टी ने हमारे बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाया, इस नेता ने ये नुकसान पहुंचाया, उसने ये नुकसान पहुंचाया, और सब मिल करके किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। वरना 85% कहने वाले लोग आज कहां सरकार में। और अगर इसको हम नहीं समझ पाए तो आप किस चीज की लड़ाई और किसके दम पर लड़ेंगे, मैं यही सवाल करना चाहता हूं। पाखंड और अंधविश्वास में अब इस देश को पूरी तरह डुबोया जा चुका है। मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो इलाहाबाद में एक बार कुंभ मेला लगा था। वहां पर एक आदमी, वहां सारे लोग जल चढ़ा रहे थे, तो वहां कहा गया कि यहाँ जल चढ़ाएंगे तो पितरों को मिल जाएगा जो लाखों किलोमीटर दूर पर है। वहां एक आदमी गया और वहीं से पूरब दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने लगा। तो दूसरा आदमी आके पूछा कि भैया ये जल किसको चढ़ा रहे हो? तो उसने कहा आजमगढ़ में हमारा खेत है और वहां गेहूं में पानी नहीं भर पाए थे, वहीं पानी चढ़ा रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि इलाहाबाद में पानी चढ़ा रहे हो, 250 किलोमीटर दूर तुम्हारे खेत में पानी कैसे जाएगा? तो कहा हमने देखा यहाँ 2.5 करोड़ किलोमीटर दूर पितरों को पानी यहीं चढ़ाने से पहुंच जा रहा है, तो हमारे खेत में पानी क्यों नहीं जाएगा? ऐसे तर्क करने वाले लोग अब इस देश में या तो जेल में हैं या अब बोलना बंद कर चुके हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस तरह की बातों को समझ और बोल पा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे गांव के लोगों को पता ही नहीं कि आरक्षण कैसे छीना गया। उनको पता ही नहीं कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ अन्याय क्या हुआ। उन्हें चिंता ही नहीं कि उनके विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर बने बैठे हैं और प्रोफेसरों को कैसे निकाला जा रहा है। हमें नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर रितु वहां आंदोलन कर रही हैं, उनको साजिश करके निकाल दिया गया। प्रोफेसर रतनलाल बैठे हुए हैं, आज तक इनका प्रमोशन नहीं हुआ। हमारे यहाँ जितने लड़ने वाले लोग हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है और हम बचा नहीं पाए। तो सवाल 2-4 लोगों की नौकरी बचाने का नहीं है। हम भी जब लड़ रहे थे तो हमें पता था कि हमारी नौकरी चली जाएगी, मगर हमें इस बात का एहसास था कि हमारी नौकरी रहे या जाए, हमारा करियर बर्बाद हो या बच जाए, इससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि इस देश का संविधान बचेगा या नहीं, और उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। तो अगर 24 के बाद इस देश में संविधान नहीं बचा तो जितने लोगों को लगता है कि मेरे कॉलर तक अभी आंच नहीं आ रही है, मेरी नौकरी सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है, तो हम बार बार एक बात कहते हैं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है,
आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। और अगर अब बिल्कुल समय नहीं बचा, मैं केवल एक आह्वान करके आपसे विदा लेना चाहूंगा। एक ही सूत्र है, लोग यह भी समझा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, कोई जन आंदोलन खड़ा हो पाया क्या? लोग यह भी समझा रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को पूरी तरह प्राइवेट हाथों में बेच दिया, लोग स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने आ रहे हैं क्या? जिले इलाही अभी कल भाषण दे रहे थे विद्यार्थियों को परीक्षा पर चर्चा, वह आदमी भाषण दे रहा है जिसका खुद का डिग्री संदिग्ध है। अभी तक क्लियर नहीं है कि कितना पढ़े हैं, चौथी पास हैं या बीए एमए किए हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस किए हैं, और ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहां बैठकर वो लोगों का भविष्य बनाने की बात करते हैं कि तुम्हारा कंपटीशन तुमसे है, विद्यार्थियों तुम इस देश का भविष्य हो, तुम्हें हम चर्चा करके बता रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। और वही जिले इस देश में शिक्षा को पूरी तरह प्राइवेट हाथों में बेच चुके हैं। वो विद्यार्थियों को नहीं बताएंगे, हमें बताना होगा ना, वो तो सरकार में है। इसलिए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने की लड़ाई हम नहीं लड़ पाए, अगर संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ पाए, जाते जाते केवल एक बात, बिहार से एक आवाज निकली थी, वह आवाज पूरे धर्म की राजनीति के सामने चुनौती थी, और वो आवाज थी जाति जनगणना की। एकमात्र मुद्दा था जो धर्म के मुद्दे पर हावी था। और आज भी मैं एक पैगाम आपके इस पैगाम के मंच से देना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, एक मुद्दा अगर हम बना लें, उसके साथ ईवीएम जोड़ लीजिए, उसके साथ स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जोड़ लीजिए, वो है जाति जनगणना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसके लिए जरूरत केवल इतनी है, दलित को दलित से लड़ा रहे हैं, ओबीसी को ओबीसी से लड़ा रहे हैं। अभी मैं बैठा था तो हमारे पास एक सज्जन आए और कहे कि बहुजन नेताओं को एक करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अरे इतना बड़ा खतरा सामने आने के बाद जो नेता एक नहीं हो रहे हैं, अब उनको हालात पर छोड़ दीजिए, उनका फैसला जनता करे कि अगर एक नहीं हो रहे हैं तो वो किसका फायदा कर रहे हैं। इस पर मैं और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर इतनी मुश्किल में जो पार्टी सबसे मजबूत है, जिसके पास ईवीएम है, पैसा है, मीडिया है, सब कुछ है, आरएसएस है, वो फिर भी ऐसे लोगों को अपने सरकार और अपने गठबंधन में ले रही है जो उनके खिलाफ दिन रात गाली देते थे। और हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि ये प्योर अम्बेडकराइट नहीं है। इन्होंने आज से 20 साल, 15 साल, 10 साल पहले गलती की थी, इन्होंने बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। हम प्योर लोग एक जगह होंगे तो प्योर लोग अगर बिखरे रहेंगे तो फिर किसका साथ देंगे? इसलिए केवल एक गुजारिश, 10 बातें अगर हैं, 10 में 6 जगह हमारा झगड़ा हो सकता है, अगर 4 जगह हम एकजुट हैं तो आइए 4 मुद्दों पर एक जगह खड़े हो जाएं। अगर बचेंगे तो बाकी 6 मुद्दे बैठकर सुलझा लेंगे। अगर बचेंगे ही नहीं ये प्योर होने में कि 10 में 10 गुण मिल जाए तब हम एकजुट होंगे, तो फिर मुबारक हो, आपके लिए 2024 का भारत इंतजार कर रहा है। मगर फिर ये ना कहिएगा कि आपको कोई समझाया नहीं, ये बात हमें और आपको भी समझनी है। और अपनी जाति बिरादरी से जिनको कहा गया कि वो नीची जाति का है, ये तो उनकी भाषा है ना, हमें उनके साथ गले में बाहें डाल करके अगर एकजुटता का संदेश समाज में दे, तो मुझे अभी भी एक यकीन बचा हुआ है, समाज एकजुट हो जाएगा तो वो दबाव नेताओं पर भी डालेगा कि आपको भी एकजुट हो जाना चाहिए। और नहीं एकजुट होते हैं तो इम्तिहान आपका है। मैं केवल एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो इस देश में संविधान विरोधियों को सत्ता से उतारे उसके साथ खड़े हो जाइएगा। अगर संविधान बचेगा तो बाकी लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।